तो चलते हैं दोस्तों आगे और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को, जो कि पार्टिकुलरली बे ऑफ बंगाल में भारत की जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है वो एक नए दौर से गुजर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजिक तनाव भी भारत फील कर रहा है। इसके ऊपर आपको 600 शब्दों में या फिर 800 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर भारत की इकोनॉमिक रूप से भागीदारी, यहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही हैं उनमें भारत की भागीदारी कितनी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कई प्रकार से हो सकती है। अब भारत भी इसमें एक महत्वपूर्ण की प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण दौर में भारत प्रवेश कर रहा है। हालांकि ट्रेड के जो डेटा बढ़ रहे हैं वो काफ़ी निराशाजनक है, थोड़े आशाजनक है। कई सारी कुछ घटनाएं भी उठी हैं जिसके चलते चलते भरोसे को हिला करके रख दिया है। जाहिर है कि ये क्षेत्र इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी और रीजनल कोऑपरेशन के लिए हमें एक मौका दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी यहाँ पर गहराते जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पर जो ईस्टर्न पोर्ट्स हम लोग डेवलप किए हैं, क्या इससे हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है। जैसे कि पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फिर है चेन्नई है और तूतीकोरिन। पिछले कुछ सालों में जितने भी जो ईस्टर्न पोर्ट्स हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में है और हल्दिया है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर कार्गो जो ट्रैफिक है, कार्गो थ्रू आउट लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके बाद सरकार सागरमाला स्कीम लेकर के आई। इसके अंतर्गत चीन, जापान और सिंगापुर जैसे देशों के इन्वेस्टमेंट, कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देने वाले जीएसटी छूट और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की पहलें इस सफलता के मूल में है। मतलब ये चीज़ यदि सफल हो पाई है तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। इसका रीज़न बताया जा रहा है, सरकार सागरमाला प्रोजेक्ट लेकर के आई। चाइना, जापान, सिंगापुर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, जीएसटी में छूट दिए हैं और जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक है वो यहाँ पर लागू किया गया है। इस क्षेत्र में आने वाले रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें, जैसे कि बिमस्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की। बिमस्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसने पोर्ट शुल्क और नियमों को सिंक्रोनाइज करने का काम किया है। मतलब ट्रेड को और भी ज़्यादा आसान बनाने की यहाँ पर कोशिश करी जाती है। बात करते हैं अब बांग्लादेश के साथ में हमारा तनाव चल रहा है, तो ये कितना असर डाल सकता है ट्रेड के ऊपर। इसी बीच में अप्रैल में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़, जहां ढाका के एक्सपोर्टर अपनी गो वाहन के जरिए थर्ड कंट्री मतलब तीसरे देश को सामान भेज सकते थे। तो ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़ थी उसको हमने रद्द कर दी हैं। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। तो यहाँ से रिश्ते गड़बड़ होना चालू हो गए हैं। तो इसको कैसे करके हैंडल किया जा सकता है। अब ऑफिशियल रीज़न ये बताया गया है कि जो भारतीय बंदरगाहों पर कंजस्टेशन ज़्यादा हो रहा था, जिससे डिले हो रहा था, इसलिए हम बोले हैं आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ, हमें रास्ता क्लियर करो। लेकिन बैकग्राउंड में ढाका ने इसे भारत की स्ट्रेटजिक डिससर्टिफिकेशन के रूप में देखा है। मतलब जब बांग्लादेश के जो अंतरिम प्रधानमंत्री ने बीजिंग में बयान दिया ना, यूनुस खान ने बयान क्या दिया, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक बताया और अपने देश को रीजन का मैरीटाइम लाइफलाइन बोला। इससे भारत को काफ़ी टेंशन हुआ था। बात करते हैं कोस्टल ट्रेड पर भारत की क्या दृष्टिकोण रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रेड है वो कैसा रहा है। भारत सरकार ईस्टर्न कोर्ट पर ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए नेशनल प्रायोरिटी घोषित कर देता है। प्रदेशों के
कोस्टल का विकास किया जाएगा, सागर माला परियोजना लेकर के आई जाएगी ताकि हमारे जो बंदरगाह हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, ताकि विदेशी जो जहाज़ हैं हमारे यहीं पर रुकें, कहीं और ना जाएं, माल की ढुलाई काफ़ी आसान हो सके। इसके अलावा कोस्टल बार्गिंग को बढ़ावा देने वाले ड्राइव से पोर्ट्स का थ्रोपुट एक दशक में लगभग 2 गुना हो गया है। भारत ने सीमलेस ट्रेड कॉरिडोर बनाने का काम चालू कर दिया है, लेकिन वो भाषा कनेक्टिविटी के साथ साथ सम्मान और विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। बात करते हैं बिमस्टेक का महत्व और बहुपक्षीय सहयोग की। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक समूह है जिसमें भारत है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड है। इस ग्रुप ने मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया। इसके अलावा बंदरगाह और ट्रेड की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने की दिशा में कदम उठाया। इससे रीजनल इंटीग्रेशन, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई, साथ ही साथ व्यापार करना बहुत आसान हो गया है। स्पेशली अपस्ट्रीम कंट्रीज जैसे कि भूटान, नेपाल, म्यांमार, जिनके पास अपने खुद का समुद्री मार्ग नहीं है, भारतीय बंदरगाह उनकी लाइफलाइन बने हुए हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में अभी हाल फिलहाल में जो हमारे रिलेशन हैं वो गड़बड़ हो रहे हैं, इसी को लेकर के ठीक है यहाँ पर बात करी जाती है। बात करते हैं एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक पर क्या असर पड़ सकता है। ठीक है, एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक के ऊपर क्या असर पड़ सकता है बांग्लादेश के साथ यदि हम चर्चा करें तो, जैसे हम पहले खास फैसिलिटीज़ देते थे बांग्लादेश को, वो अब हमने रद्द कर दिए हैं। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़ रद्द होने से बंगाली एक्सपोर्टर खास करके रेडीमेड गारमेंट सेक्टर जो देश की फॉरेन अर्निंग का 85% से ज़्यादा बनाता है, इसको काफ़ी कठिनाई हुई। अब उन एक्सपोर्टर को लंबी दूरी तय करके भारी लॉजिस्टिक मतलब अब लागत उसकी बढ़ गई है लाने ले जाने की, साथ ही साथ टाइम भी बढ़ गया है, इससे उनके प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। बात करते हैं स्थानांतरित आयात निर्यात की पॉलिसी। भारत ने बॉर्डर लैंड स्पोर्ट्स जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल में शेयर्ड बॉर्डर के जरिए 7 कैटेगरी के बांग्लादेशी इंपोर्ट जैसे गारमेंट, प्रोसेस्ड फूड, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये सामान केवल सी पोर्ट जैसे कि कलकत्ता, नावा शेवा से ही भारत में एंटर कर सकते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है और भी ज़्यादा अब बढ़ चुकी है, आप ये बोल सकते हैं। भारत ने इसका रीजन बताया था कि बांग्लादेश ने अपनी तरफ से कॉटन या फिर यान पर लैंड रूट रोक लगाई थी, लेकिन ट्रांसशिपमेंट रद्द करने की घोषणा इससे पहले की गई, इसलिए इसका असल कारण पॉलिटिक्स है। बात करते हैं राजनीतिक प्रवृत्ति और आर्थिक और सहयोगिता का, यहाँ पर किस प्रकार से द्वंद्व चल रहा है और कैसे करके हम इससे निपट सकते हैं। भारत का उद्देश्य स्ट्रेटजिक हैजिंग मतलब बैलेंस से दूर रखना है। स्ट्रेटजिक जो बैलेंस है इस चीज़ से थोड़ा सा अपन दूरी बना के रखिए, लेकिन बांग्लादेश ने चीन के साथ संबंधों को कार्यात्मक रखा है और पाकिस्तान के साथ मैरीटाइम ट्रेड फिर से चालू कर दिया है। ऐसे में सरकार चाहती है कि जो ट्रेड इंसेंटिव है उसको वापस ले लिया जाए, ताकि बाहरी जो अलाइनमेंट है बांग्लादेश का वो रुक जाए। इसके अलावा हमने कुछ क्षेत्रीय संदेश भी दिए हैं। इस रणनीति का प्रभाव इसने मात्र बायलैटरल दर से नहीं बल्कि राज्यसभा से, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी जो यहाँ पर कंपटीशन पैदा हो रहा है ये इसमें मात्र बांग्लादेश अकेला हमको कंपटीशन दे रहा है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से पाकिस्तान भी यहाँ पर जुड़ गया है और चाइना भी जुड़ चुका है। तो यही हमको यहाँ पर जो संदेश है वो बहुपक्षीय रूप में दिखाई दे रहा है। यदि इंडिया पोर्ट्स और
ट्रेड कॉरिडोर को अपने पॉलिटिकल प्रेफरेंस से जोड़ करके देखेगा ना, तो ये साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद बिमस्टेक देशों की आत्मनिर्भरता और भरोसे के ऊपर असर डालेगा। शुरू में जो ट्रेड रख के रास्ते बनाए गए हैं, ट्रेड कॉरिडोर बनाए गए हैं, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर माने जाते थे, लेकिन आज के टाइम में वो ट्रांजैक्शनल टूल्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब किसी ने हमारी बात नहीं माना तो ट्रेड की फैसिलिटीज़ कम कर दिया जाना। बात करते हैं इंडिया की स्थिति, मतलब लीडरशिप वर्सेस क्रेडिबिलिटी। भारत की पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट एक्सटेंसिव एंड एफिशिएंट है, पर्याप्त बोल सकते हैं, स्पेशली कोस्टल ऑपरेशन एंड लगातार जो कार्गो कैपेसिटी है वो हमारी बढ़ती जा रही है। लेकिन लीडरशिप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं आती है, थोड़ा सा क्रेडिबल भी आपको होना पड़ेगा। यदि पड़ोसी देशों को लगे कि इंडिया धीरे धीरे ट्रेड एक्सेस को इकोनॉमिक कैरेट के रूप में यूज़ कर रहा है, गाजर दिखा दिखा के काम कर रहा है, तो वे स्ट्रेटजिक इम्बैलेंस के डर में रहते हुए अल्टरनेट पार्टनर चयन कर लेते हैं। ऐसे में वो योजना जो कि ट्रेड बॉर्न कनेक्टिविटी पर भरोसा रख रही है, यही बाधा भी बन जाती है। भारत के लिए कुछ समाधान है। पहले नंबर की बात यह है, कंडीशनलिटी की स्पष्टता होनी चाहिए। आप कोई भी रीजन दे रहे हैं, कोई भी ब्लॉकेज लगा रहे हैं, तो उसका आपको पार्टिकुलर रीजन देना पड़ेगा। रूल बेस्ड मैकेनिज्म को आपको फॉलो करना चाहिए, ये लंबे समय तक चलता है। पॉलिटिकल कारण से कोई भी ट्रेड को आप डिसमेंटल करने की कोशिश मत करिए। इसके बाद डिप्लोमेसी में दृढ़ता के साथ में संतुलन भी जरूरी है। आप अपने देश के इंटरेस्ट को बनाए रखिए, साथ ही साथ जो रीजनल ट्रस्ट है अड़ोसी पड़ोसी देशों का, उसमें कोऑपरेशन कंटिन्यू होना चाहिए। इनसे सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि पूरे बे के लिए, ठीक है, भरोसा का, ट्रेड का एक नया अवसर पैदा होगा। नेक्स्ट वाली न्यूज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा हुआ जो केस आया है, उनके घर में जले हुए नोटों का एक पूरा बोरी का बोरी मिला है। फायर ब्रिगेड जब उनके यहाँ पर घर में आग बुझाने के लिए गई थी, तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, जैसे कि नोट फिर कैसे गायब हो गए, कैसे करके इनको तुरंत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है। तो इसी से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है, इसकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। भारत की जुडिशरी को इंडिपेंडेंट और बायस्ड, मतलब अनबायस्ड माना जाता है, लेकिन हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ जो घटना घटित हुई है, उसने जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। बात करते हैं कि 14 मार्च को क्या हुआ। 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी घर में आवास में आग लगी। इसके दौरान जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी वहां, उनको आधे जले हुए कैश से भरे बोरे मिले, सैक्स ऑफ कैश, सैक्स मतलब बोरी। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। इसके 10 दिन के भीतर उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से हटा करके इलाहाबाद में ट्रांसफ़र दे दिया जाता है और 2 महीने के भीतर ही इनके ऊपर इम्पीचमेंट की सिफारिश कर दी जाती है, मतलब महाभियोग इनके ऊपर लगाया जाएगा। क्योंकि जज को कैसे हटाते हैं, इम्पीचमेंट के माध्यम से ही हटाया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ जानकारी लोगों तक सार्वजनिक करी, जैसे कि इसमें बोला जाता है कि जलते हुए गैस के बोरे की तस्वीरें भेजी, वीडियो भेजे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो दस्तावेज है, जैसे कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट और जो न्यायिक समिति की रिपोर्ट है, उसको दुनिया के सामने अभी तक नहीं रखा गया है। यहाँ तक कि वो पैसा गायब हो गए जो कथित तौर पर वहाँ से मिले थे। रिपोर्ट के अनुसार अगले ही दिन स्टाफ के लोगों ने उनको हटा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि इतना बड़ा सबूत पुलिस ने जब्त क्यों नहीं किया। बात कर लेते हैं अब इन हाउस प्रोसीजर की। भारत की उच्च न्यायपालिका के पास में एक इन हाउस प्रोसीजर है, जिसके अंतर्गत अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज पर मिसकंडक्ट का आरोप लगता है, तो उसी न्यायपालिका के अन्य जो जज होते हैं वो उसकी जांच करते हैं।
अब ये जो प्रक्रिया है इसकी कुछ खास बात है जिसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि न तो शिकायत की जानकारी सार्वजनिक करी जाती है, ना ही जांच शुरू होने की सूचना दी जाती कि कब हमने जांच चालू कर दी है। इसके बाद ना ही जांच प्रक्रिया का खुलासा होता है और ना ही अंतिम रिपोर्ट को जनता के सामने रखा जाता है। यहाँ तक कि अगर जज दोषी पाया जाता है तो भी उस जानकारी को जनता से छिपाते हैं। मतलब ये पूरी तरह से एक क्लोज्ड डोर मैकेनिज्म है जिसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं है, ना तो कोई जानकारी है। बात करते हैं कि पहले ऐसी बहुत सारी घटनाएं अभी तक घटित हो चुकी हैं। जैसे 2020 का एक केस है आंध्र प्रदेश के सीएम की शिकायत। मुख्यमंत्री ने जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जो कि बाद में सीजीआई बन जाते हैं, और अन्य जजों पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम शॉर्टकट में उनकी शिकायत को खारिज कर दिया। अब जस्टिस जे.के. माहेश्वरी, जिन पर भी आरोप लगा था ना, उनका ट्रांसफ़र हो गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में उनको नियुक्त कर दिया जाता है। मतलब ये चीज़ पता ही नहीं चलती है कि वास्तव में जांच हुई थी कि नहीं हुई थी। बात करते हैं 2019 के एक मामले की। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। एक महिला ने बोला कि जो रंजन गोगोई हैं, इन्होंने सेक्सुअल वायलेशन किया है मेरा। 3 जजों की समिति ने उनको एक्सोनरेट कर दिया, मतलब निर्दोष करार दे दिया। अब शिकायतकर्ता को वकील रखने की अनुमति नहीं दी गई। पहले नंबर की बात यह है। अब एक चीज़ और बोली जाती है कि उन्हें रिपोर्ट की कॉपी भी नहीं दी है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक कॉन्स्पिरेसी बताया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। रंजन गोगोई के रिटायर होने के बाद महिला को बहाल किया गया और पूरी सैलरी दी जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर का मामला है जस्टिस सूर्यकांत का मामला, जो कि नवंबर 2025 में सीजीआई बनने वाले हैं। इनके ऊपर भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज रहते हुए ब्राइब लेने, अवैध संपत्ति अर्जन करने के आरोप थे। एक वरिष्ठ जज जस्टिस ए.के. गोयल ने लिखा है कि इन मामलों की जांच होनी चाहिए। फिर भी जस्टिस सूर्यकांत को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिए और अब वे सुप्रीम कोर्ट में हैं। आज तक ये नहीं पता चला है कि कोई जांच हुई है कि बस ऐसे ही चल रहा काम। आज के जो नागरिक हैं उन्हें कुछ कुछ बातें जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुका है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है जो लोकतंत्र का बेस है। फिर भी न्यायपालिका के भीतर की प्रक्रिया को इस अधिकार से क्यों छूट मिलनी चाहिए? मतलब कोर्ट इससे बाहर नहीं है। यदि हम इन हाउस प्रोसीजर की रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हैं तो मनमानी जो की जा रही है आर्बिट्रेशनेस की, वो उसको हम रोक सकते हैं। साथ ही साथ जनता में विश्वास पैदा हो सकता है कोर्ट के प्रति, एंड इससे संस्था की जो जवाबदेही है वो भी बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित हो जाएगी। अगली वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली अभी हाल फिलहाल में अमित शाह की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के कुछ न्यू कहना चाहिए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जिसके ऊपर बेस्ड है। डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे करके तेज और सटीक हम बना सकते हैं। पहले नंबर में हम बात करते हैं ICRER, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ये एक ऐसा कंट्रोल रूम है जो इंटीग्रेट है पूरे भारत में डिजास्टर के टाइम में रियल टाइम सैटेलाइट डाटा को यूज़ करेगा और रेस्क्यू एजेंसी को इसकी जानकारी देगा कब कहाँ क्या दिक्कत पैदा हो रही। किसी भी आपदा पर तेज़ी से और बेहतर समन्वय के साथ रिस्पॉन्स हम दे पाएंगे। इससे बात करते हैं NDEM लाइट 2.0 की, नेशनल डेटाबेस फॉर मैनेजमेंट, जिसका जो है हम लाइट वर्जन की बात कर रहे हैं। ये एक अपडेटेड डिजिटल प्लेटफार्म है जो देश के कोने कोने में मौजूद रिस्पॉन्स फोर्सेस को एक साथ जोड़ता है। इससे वे किसी भी आपदा में एकजुट हो सकते हैं, तुरंत और बढ़िया कुशलता के साथ में, स्किल के साथ वो काम कर पाएंगे। तीसरे नंबर की जो स्कीम आई है वो है फ्लड हैजार्ड जोनेशन एटलस ऑफ असम।
ये असम राज्य के लिए बाढ़ से संबंधित एक डिजिटल फ्लड मैप है। इसमें ये बताया जाता है कि कौन से एरिया बाढ़ से सबसे ज़्यादा खतरे में हैं, वहाँ के नदियों का जल लेवल और पिछली बाढ़ों के प्रभाव का क्या असर रहा, ये सब बताता है। इससे राज्य सरकारों को बाढ़ से पहले जो मिटिगेशन है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। अमित शाह की तरफ से क्या बोला जाता है, ट्विटर में लिखा है कि ये तीनों टेक प्लेटफॉर्म देश के डिजास्टर मैनेजमेंट एपराटस को नई टेक्निक और नई स्पीड और एक्यूरेसी देंगे। उन्होंने ICRER को एक ऐसा सिस्टम बताया जो कि नेशनल लेवल पर डिजास्टर रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा तेज बना देगा।